Hello and welcome back to One Night Prep, your night before study partner, जहां हम पूरा का पूरा सिलेबस एक रात पहले कवर करते हैं और अगले दिन जाके एग्ज़ाम लिख के आते हैं। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला मॉड्यूल फंक्शनैलिटी, एवोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 6 मेन टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चरल ओवरव्यू और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में बैठता है और ये सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, डिस्क हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, और यूज़र के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने प्रोग्राम्स को रन कर सके। अगर मैं कहूँ कि आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्सोनिफाई करना है तो यू कैन ट्रीट ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी। बेसिकली मैनेजर क्या करता है? मैनेजर सब कुछ ऑर्गेनाइज रखता है चीज़ों को, ताकि वर्कर्स यहाँ पे जो कि प्रोग्राम्स है वो अपना काम अच्छे से कर सके विदाउट फाइटिंग ओवर द रिसोर्सेज। ओके, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टोटल 6 मेन फंक्शनैलिटीज है, जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, और आखिर में यूज़र इंटरफेस। पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस को क्रिएट करता है, रन करता है, पॉज करता है या ख़त्म करता है, और ये डिसाइड करता है कि प्रो किसी भी गिवन मोमेंट में किस प्रोग्राम को सीपीयू मिलेगा, ताकि ऐसा फील हो कि बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम हर बाइट का रैम के ट्रैक रखता है कि कौन सा पार्ट किसके द्वारा और कितना यूज़ हो रहा है। अगर प्रोग्राम को मेमोरी चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी देता है, और जब काम पूरा हो जाता है तो वो मेमोरी वापस ले लेता है। फिर आता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है डिस्क के अंदर एज अ फाइल और फोल्डर, और ये कंट्रोल करता है कि उन फाइल्स और फोल्डर्स को कौन रीड कर सकता है और कौन एडिट कर सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी मेक श्योर करता है कि जो डेटा है वो अच्छे से सेव हो रहा है और अच्छे से रिसीव किया जा रहा है। फिर आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डिस्क, थ्रू अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स, ताकि प्रोग्राम को हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए। फिर आता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर करता है कि प्रोग्राम्स एक्सीडेंटली या डेलिबरेटली एक दूसरे से मेस ना करे, और ये रूल्स एनफोर्स करता है और डिसाइड करता है कि कौन किस चीज़ का एक्सेस कर सकता है। फिर आता है यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए एक सुंदर सा कंफर्टेबल सा यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। अब वो कमांड लाइन इंटरफेस भी हो सकता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है। इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक कवर हो गया। फिर आता है थर्ड टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम का एवोल्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम 1940s के दशक से ऑपरेटिंग सिस्टम का एवोल्यूशन शुरू हुआ, और वैसे होते हुए काफ़ी सारे जनरेशन, टोटल अभी फिफ्थ जनरेशन आएगा अभी, और हमारा करंट जनरेशन इज समवेयर बिटवीन जनरेशन 4 एंड जनरेशन 5। तो सबसे पहले आया था सीरियल प्रोसेसिंग 1940 से 1950s के वक्त, जब कंप्यूटर के पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं था और यूजर्स
टाइम स्लॉट बुक करते थे और वन जॉब एट अ टाइम रन करते थे डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। हर प्रोग्रामर को मैन्युअली जॉब को लोड एंड रन करना पड़ता, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो और वेस्टफुल था। उसके बाद आए सिंपल बैच सिस्टम्स ड्यूरिंग 1950s टू 1960s, जब जहाँ पे जॉब्स को एक साथ कलेक्ट किया जाता था, बैच किया जाता था ऑन मैग्नेटिक टेप्स, एंड उनको कंप्यूटर को वन आफ्टर अदर ऑटोमेटिकली फेड कर दिया जाता था। एक स्मॉल मॉनिटर प्रोग्राम हुआ करता था जिसको हम रेजिडेंट मॉनिटर बोलते थे, जो कि इन जॉब्स का एग्जीक्यूशन मैनेज करता था। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। सीपीयू जो था, जब भी जॉब का इनपुट आउटपुट हो रहा होता तब आइडल बैठा रहता था। इसके कारण टाइम वेस्ट होता था। फिर आए 1960s में मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम, जिसमें मल्टीपल जॉब्स को मेमोरी में एक साथ लोड कर दिया जाता था, और जब कोई भी जॉब इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता, सीपीयू दूसरे जॉब में स्विच हो जाता। इससे सीपीयू को ऑलमोस्ट हर वक्त बिजी रखा जा सकता था, जो कि एक बहुत ही बड़ा एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट था। फिर आए, हाँ, बट इसमें भी एक प्रोग्राम प्रॉब्लम था। रियल टाइम इंटरैक्शन का वो फील नहीं था, जो कि आया टाइम शेयरिंग सिस्टम में। टाइम शेयरिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स को एक ही कंप्यूटर से वाया टर्मिनल कनेक्ट किया जाता था, और जो सीपीयू था हर यूजर को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स दिया करता, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोसेकंड से 100 माइक्रोसेकंड के बीच में वैरी करता था, जिसको बोलते थे टाइम क्वांटम या टाइम क्वांटा। और और लाइक बेसिकली इस बीच हर यूजर को वो सीपीयू डेडिकेटेड रहता था। इट वॉज समवेयर एट मैक्स 1 सेकेंड। उसके बाद वो स्विच कर जाता था। इसलिए हर यूजर को ऐसा फील होता कि वो जो पूरा कंप्यूटर है, इट बिलोंग्स टू देमसेल्व्स, एंड इट वॉज द फर्स्ट ट्रूली इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम एरा। फिर आए पर्सनल कंप्यूटर एरा। मतलब इससे पहले तक बेसिकली बड़े बड़े कंप्यूटर्स की बात चल रही थी, जो कि कोई भी एक सिंगल यूजर मोनोपलाइज नहीं कर पाता था। इसलिए अ, इसलिए प्रॉब्लम होता था। मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम तक एक यूजर के साथ साथ एक ऑपरेटर भी हुआ करता था, जो कि कंप्यूटर को मैनेज करता। फिर टाइम शेयरिंग सिस्टम में ऑपरेटर का काम खत्म हो गया और सिर्फ यूजर का काम बचा, बट तभी भी मल्टीपल यूजर्स एक सिंगल कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आया पर्सनल कंप्यूटर एरा, जिसमें हर यूजर के पास खुद का एक कंप्यूटर था। इसमें छोटे सस्ते कंप्यूटर हर सिंगल यूजर के लिए इमर्ज हुए। आई मीन टू से एप्पल और आईबीएम के कंप्यूटर्स। तो अब सिंस घर घर में कंप्यूटर आ रहे थे, तो कंप्यूटर को ट्रूली लाइक क्या कहेंगे कि ऐसे ऐसे बेचा जा सके कि यूजर को कंप्यूटर यूज करने में मजा आए। उसके कारण अच्छे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंशन हुआ। इसी बीच एमएस डॉस, विंडोज और मैक ओएस का इजाद हुआ। फिर आए मॉडर्न एरा 1990 से प्रेजेंट तक। आज के टाइम पे ओएस, बेसिकली ओएस सपोर्ट करते हैं नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया, मोबाइल डिवाइसेस, वर्चुअल मशीन, क्लाउड कंप्यूटिंग और रियल टाइम कंट्रोल। बेसिकली आज के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कुछ करता है और बहुत सारे डिवाइसेस में पाया जाता है। Let it be computer, let it be laptop, let it be mobile phones, and even after, and not just localized operating system. Nowadays we have moved on to cloud computing, जिसमें क्या कहते हैं, एक नया एरा शुरू होता है। जिससे एग्जाम्पल हो गए लाइनेक्स, विंडोज 10, 11, एंड्रॉयड, iOS। सो हमने अभी अभी कवर किया ऑपरेटिंग सिस्टम का एवोल्यूशन क्या क्या हुआ। तो इसके बाद हम कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। थ्रू आउट द जनरेशंस कई कई सारे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने।
फ्रॉम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम थे। तो सबसे पहले आए थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें जॉब्स को एक साथ कलेक्ट करके बैच कर दिया जाता था और एक के बाद एक प्रोसेस कर दिया जाता था विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ओके, इसमें यूजर और कंप्यूटर के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता था वाइल द जॉब रन्स। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आज भी बैंक्स, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसमें कोई भी रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं है। ओके, फिर आए मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को में मेमोरी में सेवरल प्रोग्राम्स को एक साथ डाल दिया जाता था और जब एक प्रोग्राम वेट करता तब कंप्यूटर दूसरे कम बेसिकली जब एक प्रोग्राम वेट करता लाइक फॉर इनपुट आउटपुट, जो सीपीयू होता वो दूसरे प्रोग्राम को रन कर देता। इससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज किया जा रहा था एंड इसमें भी यूजर इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने आप ही मल्टीपल जॉब्स में जगल कर लेता। फिर आए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मल्टीपल यूजर्स एक कंप्यूटर से साइमल्टेनियसली इंटरैक्ट कर पाते वाया टर्मिनल्स। सीपीयू जो था वो हर यूजर को एक छोटा टाइम स्लाइस देता जिसको क्वांटम बोलते, यूजर इन रोटेशन लाइक इन अ राउंड रॉबिन फॉर्मेट। और रिस्पॉन्स टाइम इतना ज़्यादा तेज़ होता था कि हर यूज़र को लगता कि जो पूरा सिस्टम है वो उनके लिए डेडिकेटेड है। एग्जाम्पल हो गया यूनिक्स। इसके की फीचर थे कि ये इंटरैक्टिव था, पहला इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम एरा जैसा हमने पढ़ा था। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट ऑपरेटिंग सिस्टम आए जो कि थे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो स्ट्रिक्ट गारंटीड टाइम लिमिट्स में रिस्पॉन्ड कर सके और इसका इस्तेमाल ऐसे सिस्टम में किया जाता जहाँ पे टाइमिंग एकदम क्रिटिकल होते, जैसे कि मिसाइल कंट्रोल, पेस मेकर, एंटी लॉक ब्रेक्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट नेवर मिस अ डेडलाइन, जैसे कि मिसाइल कंट्रोल, पेस मेकर, एंटी लॉक ब्रेक्स हो गए। ओके, और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में occasional misses are tolerable and not disastrous unlike hard real time system, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया एंड सो ऑन। फिर आए ये दो इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन दोनों के बीच में कोड डिफरेंस है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लूजली बाउंड है और पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोजली बाउंड है या टाइटली कपल्ड है। सॉरी, टाइटली कपल्ड इज द करेक्ट वर्ड, नॉट closely bound. Okay, basically distributed operating system is loosely coupled and parallel operating system is tightly coupled. Okay, so distributed operating system में multiple independent computers are connected via a network and are managed as if they were a single system. Basically मैंने क्या बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते और यूजर को ऐसा फील होता कि वो सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होकर एक सिंगल सिस्टम होते थे और यूजर को एक्चुअली पता भी नहीं होता था कि कौन सा मशीन उनका प्रोग्राम रन करता है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए लोकस, अमीबा, और एक और होता है गूगल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका की फीचर था ट्रांसपेरेंसी का, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूजर से हिडन होता है। फिर आया पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम।
पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल सीपीयू एक सेम मशीन में एक साथ काम करते हैं, टाइटली कपल्ड। इसमें जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो मेमोरी को शेयर करते हैं और एक सिंगल क्लॉक को शेयर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल सीपीयूज को उनका टास्क असाइन करता है फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। असाइन मोर लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बेसिकली। अगर कोई एक वर्क है उसको चंक्स में तोड़ देगा। ये वाला प्रोसेसर 1, ये वाला प्रोसेसर 2 संभालेगा, ये वाला प्रोसेसर 3 एंड सो ऑन। इसको मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। वेट, इसके एग्जांपल्स हो गए सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स, एसएमपीज एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, इसी के साथ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कवर कर लिया। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रू आउट द एवोल्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स भी आए, जैसे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर एंड वर्चुअल मशीन स्ट्रक्चर। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में जो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एज अ सिंगल लार्ज प्रोग्राम इन कर्नल मोड रन होता विथ नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। ये काफी ज्यादा फास्ट होते थे बट हार्ड टू मेंटेन भी होते थे, और अगर एक बग कहीं भी आ जाए तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन हो जाता था। एग्जाम्पल द ओरिजिनल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आए लेयर्ड स्ट्रक्चर। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे उनको लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया, और बेसिकली हर लेयर जो था वो अपने से नीचे वाले लेयर से सर्विसेज लेता। और इसमें अगर कोई बग आता था तो इजीली लेयर बाय लेयर डीबग कर सकते थे, बट जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया एज मल्टीपल लेयर क्रॉसिंग के कारण। एग्जाम्पल हो गए THE ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फिर आए माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर में क्या हुआ, बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, एक कर्नल में और एक यूजर स्पेस में। ओके, कर्नल में बेसिकली सारे एसेंशियल फंक्शंस जैसे कि IPC, बेसिक शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट को रखा गया, और बाकी सब कुछ जैसे कि ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम को यूजर स्पेस में रखा गया एज सर्विसेज। ये ज़्यादा छोटा था, ज़्यादा सिक्योर था, बट थोड़ा स्लो भी था, क्योंकि बेसिकली इन यूजर स्पेस को कर्नल से और कर्नल स्पेस को यूजर स्पेस से इंटरेक्ट करना पड़ता। एग्जाम्पल हो गए मार्क और मिनिक्स। फिर आए मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, मॉड्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर को कंबाइन करके एक नया स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोला गया मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का एक कोर कर्नल होता है, और वो कोर कर्नल अलग अलग मॉड्यूल्स को डायनेमिकली लोड और अनलोड कर सकता है, लाइक प्लगइन्स एट द रन टाइम। मॉडर्न लाइनक्स इसका इस्तेमाल करता है। बेसिकली ये मोनोलिथिक के परफॉर्मेंस और माइक्रो कर्नल के फ्लेक्सिबिलिटी को कंबाइन करता है। आखिर में बने वर्चुअल मशीन स्ट्रक्चर। वर्चुअल मशीन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा लेयर क्रिएट कर देता है जिससे एक इल्यूजन की तरह फील होता है कि इसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स काम कर सकते हैं एक ही हार्डवेयर में। ओके, बेसिकली एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि रियल हार्डवेयर को मैनेज करता है, और बाकी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा फील होता है कि वो हार्डवेयर को ओन करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए VMware और वर्चुअल बॉक्स। आप लोगों ने प्रैक्टिकल में इसको डाउनलोड भी किया होगा आपके विंडोज के साथ लाइनेक्स या उबुंटू यूज करने के लिए, राइट? ओके, सो आखिरी टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, डुअल मोड ऑपरेशन, सिस्टम कॉल और टाइमर के बारे में।
Protection basically it's all about controlling access to the resources within the computer. बेसिकली अगर मैं डिफरेंस बताऊं प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के बीच, तो प्रोटेक्शन जो है वो इंटरनल है और सिक्योरिटी जो है वो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी है. ओके, सो प्रोटेक्शन इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग एक्सेस टू द रिसोर्सेज विद इन द कंप्यूटर. मतलब प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन बेसिकली या प्रोटेक्शन बेसिकली ये कंट्रोल करता है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको क्या, कितना और कब मिलेगा. तो ये इंश्योर करता है कि हर प्रोसेस और हर यूजर कैन ओनली एक्सेस द रिसोर्सेज जिनका उनको एक्चुअल में जरूरत है और जितना उन्हें ऑथराइज किया गया है यूजेज के लिए. एंड इट इज ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल विद इन द सिस्टम. On the contrary, security is about defending the system from external threats. जैसे कि unauthorized users हो गए, वायरस हो गए, हैकर्स हो गए. ये इंश्योर करता है कि सिस्टम बाहर से कॉम्प्रोमाइज नहीं है. और सिक्योरिटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो बोथ प्रोटेक्शन और एक्सटर्नल थ्रेट डिफेंस को इंक्लूड करता है. ओके, फिर आता है डुअल मोड ऑपरेशन. बेसिकली जो सीपीयू है वो टोटल दो मोड्स पे काम करता है. एक होता है यूजर मोड और एक होता है कर्नल मोड. यूजर मोड जो होता है वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है. प्रोग्राम्स डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते. बट कर्नल मोड में, जो कि एक प्रिविलेज्ड मोड है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी कर सकता है. बेसिकली ये जो सेपरेशन है वो यूजर प्रोग्राम्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम क्रैशिंग द सिस्टम. एंड अब आप पूछोगे कि यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच कैसे करें? वी स्विच यूजिंग सिस्टम कॉल. उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल एक तरीका है जिससे यूजर प्रोग्राम डिवाइस सर्विस से रिक्वेस्ट कर सकता है, सर्विस रिक्वेस्ट कर सकता है फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइक एग्जाम्पल, रीडिंग अ फाइल, क्रिएटिंग अ प्रोसेस एंड एलोकेटिंग मेमोरी. ये बेसिकली एक ट्रिगर स्विच है जो यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करता है. सिस्टम कॉल के एग्जाम्पल हो गए रीड, राइट, फोर्क, एग्जिट. आखिर में टाइमर. बेसिकली टाइमर एक हार्डवेयर टाइमर प्रिवेंट करता है किसी भी सिंगल प्रोग्राम को फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग द सीपीयू. ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइमर सेट करता है और जब वो फायर करता है, बेसिकली पूरा हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल वापस आ जाता है. और ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम इन्फिनिट लूप्स फ्रॉम लॉकिंग अप द सिस्टम. ओके, आई होप इट्स ऑल क्लियर. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और इसी के साथ हमारा पहला मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम का कवर हो चुका है. थैंक यू. सायोनारा.